तो एक बड़ा दांव बीजेपी के लिए इसलिए है कि बीजेपी ने 2017 के असेंबली इंतखाबात में आज जिन 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन 61 सीटों में से अकेले 47 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके इत्तेहादी जमातों ने जैसे जो अपना दल है सोनेलाल उसने 3 सीटें हासिल की थी। तो इस तरह से 50 हो जाता है। मतलब एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा, यानी कि बड़े पैमाने पर बीजेपी की हिमायत में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर वोट दिया था 2017 में। लेकिन 2012 में 5 साल पीछे चले जाते हैं तो 2012 में क्या देखते हैं कि इन 61 सीटों में से अकेले समाजवादी पार्टी को 41 सीटें हासिल हुई थी। तो 41 2012 में समाजवादी पार्टी, 47 2017 में बीजेपी, अब 2022 आ गया है। हालात क्या 2017 जैसे हैं या 2012 जैसे हैं? 2022 में क्या कुछ होगा? इन 61 सीटों में से किसकी साख दांव पर लगी है? कौन लूजर कम गेनर ज्यादा होगा और किसे अपनी सीटों को बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। हम सुबह से कई बार अपने लगातार नुमाइंदों से बात कर रहे हैं अलग अलग असेंबली हलकों से, किस पैटर्न पर वोटिंग हो रही है, किस जोशो खरोश के साथ वोटिंग हो रही है। यह भी सुनने में अक्सर आ रहा है कि पिछले 4 मरहलों में अगर हम गौर करें तो जो अब तक 4 मरहले हो चुके हैं वो गुज़श्ता यानी 2017 के मुकाबले हर मरहले में 1% या 1.5% कि तकरीबन वोटिंग फीसद कम रहा है। क्या आज ये मिथ टूट जाएगा या ये बरकरार रहेगा? हमारे साथ तारिक कमर है, हमारे नुमाइंदे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी तजुर्बा है इनके पास, कई चुनाव इन्होंने देखे हैं। तारिक, आप बाराबंकी में हैं, मुझे आप ये बताएं पहले तो वहां पर हालात कैसे हैं? वोटिंग को लेकर कितना जोश नजर आ रहा है या कम नजर आ रहा है? क्योंकि अक्सर ये बातें सामने आ रही है कि अर्बन एरियाज में वोटर कम टर्नआउट में आ रहे हैं जबकि रूरल में ये फीसदी ज्यादा है। तारिक, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। ये जो एनालिसिस आपके पास है कमोबेश इसका ही तजिया हम सुबह से कर रहे हैं, इसका ही जायज़ा हमारे पास भी है। देखिए, कई असेंबली हलकों का दौरा किया है, कई इलाकों का, कई मोहल्लों में हमने गर्दिश की है सुबह से लेकर अब तक, और देखा यही है कि जो सुबह का वक्त था उसमें वोटर बहुत कम तादाद में निकल के सामने आए। उसके बाद ये देखा कि 11 बजे से और तकरीबन 2 बजे तक खासी भीड़ नज़र आई। लेकिन फिल वक्त का जो मंजरनामा है वो भी यही इशारे दे रहा है कि आज भी पोलिंग का जो फीसद है वो गुज़िश्ता मरहलों की तरह तकरीबन वही रहने वाला है जो गुज़िश्ता मरहलों में रहा है। ताम इतना ज़रूर है कि लोग अपने जमहूरी हक़ के लिए इस हवाले से ज़रूर बेदार हैं कि वो मौज़ूआत उन्होंने मुंतखब कर लिए हैं और अब सिर्फ कैंडिडेट के इंतखाब का मामला है और पार्टी के इंतखाब का मामला है। मौज़ूआत के इंतखाब में कहीं कोई पसोपेश नहीं है। जिन लोगों से भी बात की है तो वो देखिए वो मसाइल पर बात कर रहे हैं और मसाइल भी वो जिनका ताल्लुक बिल्कुल ज़िंदगी से है, जिनका ताल्लुक अवामी ज़िंदगी से है। वो चाहते हैं कि रोज़गार की फ़राहमी उनके लिए यकीनी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के निज़ाम उनके बच्चों के लिए बेहतर होने चाहिए। वो चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ के जो मराहिल हैं उनको बड़े खुश सलीक़ी से तय किया जाए। वो चाहते हैं कि ये जो नफ़रत की फ़ज़ा हमवार करने वाले लोग हैं ये शिकस्त खाएं और ये बाहर चले जाएं, जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो देखिए, इस वक्त मैं बता दूं आपको कि बाराबंकी के कई इलाकों के बाद मैं देवर शरीफ पहुंचा हूं अभी कुछ ही देर पहले, और देवर शरीफ के बहुत से जिम्मेदार लोगों से मैंने बात की है। यहाँ पर जो मैंने जायज़ा लिया है अपने तौर पर, वो जायज़ा ये बता रहा है कि सबसे पहला जो मसला है वो यहाँ पर रोज़गार की फराहमी का है। और वो तमाम मसले जो हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में यकसा हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो बज़ाहिर यहाँ पर बतदरीज सफ़र कर ही रहे हैं। लेकिन रोज़गार को लेकर और रोज़गार के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता और कौमी इत्तेहाद को लेकर यहाँ के लोग न्याय संजीदा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दे इतने हावी हैं कि जात बिरादरी वाला मिथ जो है वो थोड़ा उस पर क्रैक हो रहा है, वो थोड़ा दरकता नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, ये बात यकीन से कही जा सकती है। इसको चाहे सियासी शऊर से ताबीर कर लें लोगों के आप, या ये कह लें कि वो नफ़रत की सियासत से कहीं ना कहीं थक गए हैं। ये बात हर आदमी कह रहा है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी मज़हब से हो, किसी तबके के हो। वो कहता है हमें मंदिर मस्जिद से पहले, हमें नफ़रत से पहले हमें दरसगाहें चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें फैक्ट्रियाँ चाहिए, कारोबार चाहिए। देखिए, बहुत से बुनकर इलाकों में मेरा सुबह से गुजर हुआ, उन्होंने कहा साहब हम लोग रिक्शा चलाने पे मजबूर हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रिक्शा चलाएं, हमें रोजगार दीजिए आप, हमें ऐसी सरकार लानी है आपके से जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे, हमें रोजगार दे सके। काफी बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? गालिबन जी, मोहम्मद वैस।
बड़ा अहम मरहला है ये। जाहिर है कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की सियासी तकदीर तय करेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रियासत से ज़्यादा आप लोगों की तकदीर तय होनी है। किस बुनियादों पर वोट कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ नहीं है सरकार में। गुज़िश्ता 5 सालों में क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ जो है लॉकडाउन मिला, और उसके बाद जो है 5 किलो राशन और 5 क्विंटल चरवा लीजिए। तो देखिए, सरकार तो इसको बड़ा खुश आइन पहलू मानती है, बड़ा खुशकुन मरहला मानती है कि राशन दे रही है। वो इस पे क्या कहना तो चाहते हैं? 5 क्विंटल चरा के अगर 5 किलो आप दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? 5 कुंटल जानवर खाए जा रहे हैं भाई के मुताबिक, और 5 किलो राशन दे दिया जाता है। तो क्या इससे जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, जिंदगी के मसाइल कैसे हल हो जाएंगे? 5 किलो राशन से महीना पार नहीं होगा। उसमें 2 सिलेंडर लग जा रहे हैं। पेट्रोल तेल 200 में पहुंच गया, दाल के रेट देख लीजिए, और तरफ महंगाई बढ़ा के 5 किलो राशन दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं। ये भीख देने का काम कर रहे हैं। ये हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में मजबूत। अभी कोरोना काल में कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, परेशान हुए हैं। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में एम्बुलेंस ना होती तो क्या करते लोग? रिक्शे से लेकिन जाते। बातें तो ये कही जा रही हैं बरसे इत्तेदाद जमात की तरफ से कि हमने बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिया है और कोरोना को हमने बड़े अच्छे से डील किया है। देखिए विशाल, इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त चाहते ये हैं कि अवामी जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो खुद सवाल का जवाब दें। बिल्कुल, सरकार दावे करती है कि उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने मसाइल हल किए, तो आप लोग क्या मानते हैं कि किस हद तक सच्ची है सरकार? जैसा कि जो है आपने बोला कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लॉकडाउन में लोग महाराष्ट्र से लेके जो है बिहार तक जो पैदल चले हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। आज की डेट में जो किसान वर्ग है वो भी बहुत परेशान हो चुका है, और शिक्षा प्रणाली इतनी ध्वस्त हो गई है कि बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। और सारी चीज़ें जो है देखा जाए तो इस समय जो दयनीय स्थिति है उसको केवल माननीय बहन जी मायावती जी आएंगी, तो उन्हीं की आपका अपना नजरिया है, मायावती जी आएंगी, कोई भी पार्टी आए, लेकिन देखिए लोग जो बात कर रहे हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोग जिंदगी को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। कौन सी जमात आए, लेकिन आप देवा शरीफ में बाराबंकी में क्या चाहते हैं बुनियादी तौर पर? सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जो सरकार जो शिक्षा प्रणाली है इस पर आज सबसे ज़्यादा घात हुआ है। अगर जब शिक्षा की और हमारा देश बढ़ेगा तो निश्चित ही बेरोजगारी जितनी है या कमजोरी है ये जरूर उभर के आगे आएंगी। लोग बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा एक ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। नौजवानों को शिक्षा की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो धरती है ये बड़े मोहब्बत की, अमन की, शांति की धरती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक होके यहाँ पे इस बार जो है हम सिर्फ रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग वोट कर रहे हैं। और हम लोग ये जो फ्री राशन हम लोग को दे रहे हैं ये भीख नहीं, हमको रोजगार चाहिए। हमारा युवा जो है रोजगार चाहता है। हम रोजगार के बलबूते पे ये राशन इससे ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। हमको सिर्फ रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान, ये सब हमको चाहिए। इसी पे वोट हो रहा है। कहते हैं कि राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे हाथ मजबूत करने चाहिए। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी का वोट दूंगा और दे रहा हूं, और हमेशा ही सपोर्ट करता रहूंगा। और ये जो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, इस गल्ले से कोई मतलब नहीं है। किसान इतना परेशान और हो रहा है, उतना 5 किलो गल्ले के बजाय उसका 5 क्विंटल खेतों से जा रहा है। तार लगा परेशान। आप देख रहे हैं कि लोगों के जज्बात हैं। उनका मानना यह है कि राशन इनको मिल रहा है, लेकिन उनका मानना साथ में ये भी है कि 5 किलो राशन से उनके नस्लें खराब हो रही हैं, उनको भीख की आदत पड़ जाएगी। उन्हें राशन नहीं चाहिए, उन्हें बाकायदा तौर पर रोजगार का निजाम चाहिए। तो देखिए ये जो एक अप्रोच है, ये अप्रोच अपने आप में ये इशारे दे रही है कि लोग अपने मुस्तकबिल के लिए निहायत संजीदा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो घर बैठे और उनको सिर्फ ये भूखमरी के शिकार हो जाएं और 5 किलो राशन से सुबह का खाना खा लिया, शाम के शिकार हो जाएं और 5 किलो राशन से सुबह का खाना खा लिया, शाम का खाना खा लिया। उनको खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, उनको अच्छी तालीम चाहिए, तालीमी निज़ाम चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मराहिल जो हैं वो उनको दरकार हैं, वो चाहिए। ख़ास तौर से जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है उसको लेकर निहायत संजीदा हैं लोग। तो देखिए बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं और जिन पर लोग संजीदा हैं, उसी को लेकर वोट हो रहा है। लेकिन बुनियादी बात यही है। एक सवाल मैं सिर्फ इसका चाहूंगा जवाब, अगर वहां आपके साथ जो मौजूद लोग वो दें कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो इस बात का बड़ा उसको एनकैश करा रही है, वो उसे अपने लिए एक बहुत बड़ी हुसूलियाबी बता रही है कि हमने राम मंदिर बनाने का रास्ता जो है उसे बिल्कुल मजबूत कर दिया है, वो एक बड़ा अपना उसे कामयाबी बताते हैं। तो इस बारे में लोग क्या कहते हैं? क्योंकि इसी फेज में अयोध्या में भी, जो फैजाबाद अयोध्या में, वहां भी वोटिंग हो रही है।
बड़ा अहम सवाल आपने कर लिया है। और देखिए ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, ये बड़े हसास लोगों का है। भाई देखिए ये हुकूमत के दावे हैं और हुकूमत का दावा एक ये भी है कि उसने जो राम मंदिर की तामीर कर दी है उसकी बुनियाद पर वो एक बार फिर इख्तिदार हासिल करेगी और उसने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो क्या आप मानते हैं कि मंदिर मस्जिद के मामलात के जरिए ये जो सियासी पार्टियां ये इख्तिदार हासिल कर सकती हैं? आप लोगों का क्या मानना है? मस्जिद मंदिर का मुद्दा कोई जनता नहीं ले रही है। जनता इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो कोरोना काल में जो परेशानी उनको मिली है, पैदल चलते चलते लाशें लेके चले हैं, परेशान हुए हैं, ये मुद्दा अहम है। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है और हमारे यहाँ देवा शरीफ में कौमी एकता का प्रतीक है ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लेकिन हुकूमत कहती है कि मंदिर बना के सरकार बन सकती है। आप क्या मानते हैं? मंदिर और मस्जिद बनाने से किसी का पेट नहीं भरेगा सर। हमारा कहने का मतलब जितने गरीब हैं सबको अच्छे से रोजी रोटी मिलती रहे और सब लोग जो है ये कौमी एकता का द्वार है। ऐसे तो मान के चलिए आप जो है कोई काम नहीं करेगा उसको 100-200 रुपए देते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे तो सर वो जो है काहिल हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट हमको काहिल बनाना चाहती है 5 किलो राशन दे के, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बताइए मंदिर मस्जिद की ज़्यादा ज़रूरत है आज की नस्ल को या स्कूल कॉलेजों की ज़्यादा ज़रूरत है? आजकल की नस्ल को स्कूल कॉलेजों की ज़्यादा ज़रूरत है, मस्जिद मंदिर की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर अपनी जगह पर है, स्कूल कॉलेज ज़रूरी है। कॉलेज बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिससे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, आगे भविष्य बढ़ेगा, जिससे आगे देश का भी तरक्की होगी। 50,000 की आबादी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। कितनी आबादी है? 50,000 की आबादी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं तो है। आपको लखनऊ जाना पड़ता है यहाँ से? लखनऊ या बाराबंकी, खासकर लड़कियों के लिए तो कोई भी यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। एजुकेशन बहुत फेल है। इस एजुकेशन सिस्टम जब तक कि इंडिया में नहीं होगा तब तक कि यूथ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप भी जानते हैं क्योंकि जैसे हमारा टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे गिरा हुआ है, हमारे यहाँ देवा शरीफ में इतना ज़ायरीन आता था कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कोई हो ही नहीं रहा। तो हम सिर्फ चाहते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए जो हमें अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं। तो विकास की बातों को आगे बढ़ाते हुए विकास के दम पर लगातार तशहीर होती रही। बीजेपी ने 61 में से 47 सीटें हासिल कर ली, तो वो सीटें और ये वोट उनको कहां से मिल गए? तो क्या लोगों को अब ये लग रहा है कि जो दावा था वो पूरा नहीं हुआ? देखिए बुनियादी बात यही है विशाल के जो माजी था उससे हाल का जो मंजरनामा है वो कदरे मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इस हवाले से है कि जितने भी लोगों से सुबह से लेकर इस वक्त तक बात की तो यकीन जानिए आप कि वो मायूसी की गिरफ्त में है, वो अफसुर्दा हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि माजी में उन्होंने कोई लफ्जिश की है, कोई गलती की है जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 10 मार्च को मंजरनामा क्या होगा, लेकिन ये यकीन से कहा जा सकता है कि 10 मार्च का जो मंजरनामा होगा वो माजी से मुख्तलिफ होगा। किसकी हुकूमत बनेगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लोगों में गुज़िश्ता इलेक्शन की बनिस्बत इस मरतबा बेदारी है और ये बेदारी सियासी शऊर की बुनियाद पर है, मसाइल की बुनियाद पर है, उन परेशानियों की बुनियाद पर है जो उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में झेली हैं। तो देखिए नज़र रखने की बात है, देखने की बात है कि जब एक सड़क का आम आदमी, एक आम काम करने वाला बुनकर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ख्वांचा लगाने वाला जब इन मसाइल पर बात करने लगे, जब स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि हमें अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है, तो यकीन कर लेना चाहिए कि जो ये आवाम की आवाज़ है तो यही कहीं ना कहीं आवाज़ जो है एहतजाज की शक्ल इख्तियार करती है और यही एहतजाज कहीं ना कहीं सियासी इनकलाब का पेशखेमा साबित होता है। अब देखना यही है कि ये जो देवा शरीफ के लोग हैं, ये जो बाराबंकी के लोग हैं, इनके ये जज्बात और इजहार इनके वोट बैंक की शक्ल में क्या वाकई कोई आने वाले वक्त को तब्दील करेंगे, आने वाली हुकूमत को तब्दील करेंगे, या फिर इसी हुकूमत के इस काम के लिए ये लोग एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत से जाविये हैं। अब देखना यही है कि देवा शरीफ के लोग किस अंदाज से अपने सियासी सफ़र को और अपने इस वोट के सिलसिले को शाम के 6 बजे तक जारी रखते हैं और फिर आने वाले वक्त में क्या पैगाम देते हैं। विशाल, तारिक, अभी मुझे एक सवाल आपसे और करना है। वो सवाल मुद्दों की ही बात है। एक बात ये सुनने में आ रही है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, ये बात आ रही है कि जो सरकारी जो अमले के जो भी लोग हैं उन्होंने इसे जो है बस एक तरह से लपक लिया है। मतलब उनके लिए लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ है जिसका इंतज़ार बरसों से था। तो क्या आप ने जिन लोगों से बात की होगी सुबह से या इससे पहले भी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बुनियाद पर भी लोग जात, बिरादरी और कैंडिडेट छोड़कर उस पार्टी को जिताना चाहते हैं जो लगता है कि पुरानी स्कीम फिर से वापस आएगी पेंशन वाली?
देखिए, बहुत अहम सवाल किया आपने विशाल, और इस सवाल पर कम गुफ्तगू हो रही है जहाँ तक मैंने अपना तज्ज़िया किया है, अंदाज़ा किया है। तो देखिए, मैं बता दूं कि सुबह के जो मरहल थे उसके दौरान हमने इब्तदाई मरहले में जैदपुर में कुछ लोगों से बात की, तो उनका साफ कहना था कि साहब, हमारी अगर पेंशन बहाली वाले मामले साफ़ हो जाए तो हमारा बुढ़ापा पुरसुकून तरीके से गुजर सकता है। हम कम से कम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना इज्जत के साथ देकर उनके मुस्तकबिल की तामीरात के रास्ते हमवार कर सकते हैं। आप बहुत जिम्मेदार शहरी हैं। ये जो स्कीम का मामला है, पेंशन स्कीम का मामला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही है किसी भी सियासी जमात की जानिब से, बिलखुसूस समाजवादी की जानिब से, तो क्या उस जमात को इसका फ़ायदा मिल सकता है? लोग क्या संजीदा हैं इस मामले? बिल्कुल, उसको पेंशन का फ़ायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि पेंशन उनका हक है। और ये सरकार में पेंशन ख़त्म हो चुकी है। ये सरकार जब से आई है सिर्फ सब कुछ बेचने का काम कर रही, बनाने का कुछ काम नहीं कर रही। एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके सब कुछ उसने बेच दिया, बचा कुछ नहीं है। जब हमारे हिंदुस्तान की धरोहर जो लाल किला है, सबसे पहले उसने उसको बेचा, एयरपोर्ट को ये तो सब चलता रहता है। देखिए, इल्ज़ाम तराशियों के सिलसिले आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अम्मा, आप से सवाल करना चाहता हूं मैं। आप देखिए, ये बताइए कि महंगाई को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और लोगों का मानना यह है कि औरतें परेशान हैं महंगाई को लेकर, और ख़ास तौर से गैस को लेकर। तो क्या आप सही बात आप बताएंगे, क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना क्या, हमसे कोई गलत निकल जाए तो भाई हम नहीं बिल्कुल बोलिए। जो हम 400 से 600 तक सिलेंडर पे आए थे, आज हम 1000 का सिलेंडर ले रहे हैं। राड़ बेवा औरत अपने बच्चों को सिलेंडर 1000 का ले, या अपने बच्चों का पालन पोषण करे। 5 किलो अनाज से किस बच्चे का भविष्य बनता है? 5 किलो राशन से किसी बच्चे का भविष्य नहीं बनता। 5 किलो अनाज से किसी बच्चे का भविष्य नहीं बनता है। मान रहे हम 4 फर्द है, 25 किलो राशन मेरे घर आया, 35 किलो आया, हमने खा लिया 1 महीना। अभी तो इलेक्शन का टाइम था, इसलिए हम लोगों को फ्री भी दिया जा रहा है। इसके बाद में क्या होगा? सिलेंडर 1200 का मिलेगा, पेट्रोल 150 का मिलेगा। ये तो अंजाम जब हम नीचे आएंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारा क्या हाल है। विशाल, आप देख रहे हैं कितनी बेबाक गुफ्तगू अम्मा कर रही थी अभी। इनका मानना यह है कि इनका यकीन नहीं है। और देखिए, जब लोग यकीन खोने लगती हैं, जब कोई भी सियासी जमात, कोई भी इख्तिदार, तो ये बड़ा दुश्वार मरहला होता है। और देखिए, जो सुबह से हम देख रहे हैं वो यही है कि कौलो फेल में जो तजाद देखा है सियासी लोगों के, सियासी रहनुमाओं को, उसको लेकर बदयकीनी का शिकार हैं लोग। और ये बदयकीनी जो है किसी न किसी शक्ल में हम क्या कहना चाहते हैं महंगाई के मामले को लेकर, दूसरे मसाइल को लेकर, खास तौर से पेंशन के मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बदलाव चाहते हैं इस बार हम लोग। बदलाव तो चाहते हैं, बहुत सी आवाज़ें बदलाव की, लेकिन बदलाव में बुनियादी मौजूदात कौन से हैं जिनकी बुनियाद पर बदलाव चाहते हैं? 2017 में जो इन्होंने अपनी होल्डिंग लगाई थी, जिसपे लिखा था कि बहुत ही अत्याचार, महंगाई के मार इस बार मोदी सरकार, उसी धोखे में आके लोगों ने इनको वोट दिया 2017 में। लेकिन उससे दुगना हर एक चीज़ महंगा। सिलेंडर उस टाइम 450 रुपये का था, आज 1000 रुपये का है। उस टाइम तेल 70 रुपये का था, आज 105 रुपये का है। इसी तरीके से हर एक चीज़ महंगी हो गई। लेकिन सरकार तो बड़े दावे कर रही है कि ये कर दिया, वो कर दिया। घरेलू कड़वा तेल है जो उस समय 65 रुपये 70 रुपये था, 200 रुपये छू चुका है। दोहरा शतक मार चुका है वो। दोहरा शतक तेल के मामले में मान लिया, सीटों के मामले में कितने शतक लगेंगे? सीटों में इस बार जो है बदलाव होगा और ये हारेंगे, अखिलेश यादव आएंगे। तो देखिए, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ तरीके से इजहार कर रहे हैं, सबके अपने अपने ख्यालात और नज़रियात हैं विशाल। लेकिन बुनियादी बात यही है कि महंगाई और रोज़गार ऐसे मौज़ूआत हैं जिनसे लोग सरफ़े नज़र नहीं करना चाहते हैं, जिनकी बुनियाद पर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल पूरे इस्तेहकाम के साथ कर रहे हैं, पूरे यकीन के साथ कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल खुशगवार हो, बेहतर हो। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक कमर साहब। आपने बहुत सारे सवालात के जवाबात से हमारे दूसरे नाजरीन को वाकिफ कराया, जो वहाँ के लोगों के दिलों में है, जो जिन मसाइल से वो परेशान है। अब सवाल इस बात को लेकर होता है कि अपने जहनों में इन बातों को रखते हुए अब पोलिंग बूथों पर कतार में लगकर ईवीएम का बटन दबाने तक क्या वोटर के जहन में आता है कि किसे वोट देना चाहिए, यही आज तय हो रहा है। इसी बात का लोग फैसला कर रहे हैं और अपने अंदाज में वोटिंग बटन दबा रहे हैं।
और ये बता रहे हैं कि क्या चाहिए उन्हें, कि उन्हें क्या तब्दीली चाहिए, क्या उन्हें अपना सिर्फ जो मकामी जो नुमाइंदा है, जो एमएलए है, उसे बदलना है, या उन्हें जो है सरकार बदलना है जो अभी है, या फिर उसी सरकार को दोबारा मौका देना है चूंकि उन्होंने काम किया है। तो मतलब किस तरह से लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से वो इसको गौर व फिक्र कर रहे हैं, इसी पर आज ये टिका है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि जिन 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं 61 सीटों पर पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 61 में से अकेले अपने दम पर 47 सीटें हासिल की थी। लेकिन उससे 5 साल पहले इन्हीं 61 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 41 सीटें हासिल की थी। इस बार क्या होगा, इसी पर सब कुछ मुनहसर है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का ये 5वां मरहला है, इसके बाद 2 मरहले और रह जाएंगे और 5वें मरहले तक दावा तो लोग ये कर रहे हैं, चाहे वो बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी हो, उसने भी दावा किया है। उसने पहले तीसरे फेज के मरहले के बाद ये दावा कर दिया था कि हम जो है बहुत हद तक करीब पहुंच गए हैं अपनी जीत के। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने भी दावा किया था कि हम पहले और दूसरे राउंड में ही हमने जो है वो शतक लगा लिया है। लेकिन ये सिर्फ बात दावों की है, हकीकत जो है वो ईवीएम में क्या वोट पड़े हैं उस पर मुनहसर करता है, जब उसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। फिलहाल हम एक यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।